आज देखते हैं हम अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में अध्ययन करने से पहले ये बता दें कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो पिछले क्लास में हम ट्रांस हिमालय के बारे में, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी पढ़ चुके हैं। ये बृहद हिमालय पढ़ चुके हैं, मध्य हिमालय पढ़ चुके हैं, शिवालिक हिमालय ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक, पूर्वांचल हिल्स में हम यहाँ पे गारो खासी, जयंतिया, पटकई बूम, डाफला, आबोर, मीरी, मिसमी, मिकी, त्रिपुरा हिल्स, मिजो हिल्स, लैमातल हिल्स, मणिपुर हिल्स, नागा हिल्स, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। ठीक, अब आगे हम देखेंगे अरावली पर्वत श्रेणी। तो अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ये गुजरात के पालनपुर, ये कौन सा हिस्सा है? गुजरात राज्य है। गुजरात के पालनपुर से लेकर, यह है पालनपुर, गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए ये कहाँ तक है? दिल्ली तक फैली हुई है। कहाँ तक? दिल्ली तक। ये हिस्सा कहाँ पर है? दिल्ली, दिल्ली तक। तो राजस्थान के गुजरात के पालनपुर से लेकर ये दिल्ली तक फैली हुई श्रृंखला है और इसका नाम क्या है? अरावली। ये अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक, ये पालनपुर से लेकर दिल्ली तक कितने किलोमीटर फैली है? 800 किलोमीटर, लगभग इसकी लंबाई 800 किलोमीटर लगभग में है। ठीक है, तो अरावली का विस्तार पालनपुर से लेकर दिल्ली तक है और इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। कितने राज्यों से होकर ये कितने राज्यों में फैली है? तो देखिए, ये गुजरात पहले कौन सा है? गुजरात राज्य में, उसके बाद से राजस्थान, उसके बाद से राजस्थान, उसके बाद से हरियाणा, हरियाणा और लास्ट में दिल्ली। ठीक, 4 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है, गुजरात में, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ये 800 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसका निर्माण जो हुआ था ये प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कब हुआ था इसका निर्माण? अरावली का निर्माण जो हुआ था, देखिए इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल, यही लिखते हैं, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ये पृथ्वी के विकास के क्रम में समयों को कई भागों में बांटा गया है। तो पृथ्वी के शुरुआती क्रम में जो चट्टानों का निर्माण हुआ था उनको कहा जाता है कि प्री कैम्ब्रियन काल में उनका निर्माण हुआ। वो समय क्या था? प्री कैम्ब्रियन काल। तो इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था और जिस समय इसका निर्माण हुआ था अरावली का, ये एक प्रकार की कैसी थी? वलित पर्वत, वलित पर्वत श्रेणी थी, वलित पर्वत श्रेणी। तो इसे क्या कहेंगे? अरावली एक कैसी श्रेणी है? वलित पर्वत श्रेणी है। वलित पर्वत को ही क्या कहा जाता है? मोड़दार पर्वत, मोड़दार पर्वत। हिमालय भी कैसा है? एक वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत है जिसमें वलन पड़ने की वजह से, मोड़ पड़ने की वजह से पर्वत का निर्माण होता है, उसे वलित पर्वत कहा जाता है। ऐसा बताया जाता है, जो रिसर्चर हैं, चाहे जो भी जियोग्राफर हैं, जो भी इसका अध्ययन किए हैं, वो बताते हैं कि जब अरावली का निर्माण हुआ था उस समय ये अरावली हिमालय से भी ऊंची थी। जो आज हिमालय हम देखते हैं उससे भी ऊंची ये अरावली थी। लेकिन करोड़ों सालों में इस अरावली पे अपर्दन, अपक्षयण हुआ, धीरे धीरे इसका ऊपर से ऊपरी सतह पर अपर्दित होते गई। जैसे में मान लीजिए पहले इसका विस्तार था इतना, बहुत ऊपर था। ठीक, धीरे धीरे ये अपर्दित होते हुए थे, इतना हुआ, फिर अपर्दन हुआ तो ऊपर का भाग कटता गया, हवा, जल, बरसात, इससे अपर्दित होते गया। अपर्दन होते होते फिर से इतना हुआ, फिर से ऊपर वाला हिस्सा अपर्दित हो गया। बाद में ये अब बची है, थोड़ा सा ही ऊंचा बची है। ठीक है, थोड़ी सी ऊंचाई इसकी बची है और ये भी मुख्य रूप से कहाँ बची है? राजस्थान क्षेत्र में। ये मुख्य ये मुख्य हिस्सा कहाँ है?
इसका मुख्य हिस्सा राजस्थान। ज्यादा विस्तार इसका पाया जाता है राजस्थान में। तो अरावली का मुख्य विस्तार कहाँ है वर्तमान समय में? राजस्थान में। ठीक, इसका निर्माण तो हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन काल में यह एक प्रकार की वलित पर्वत श्रेणी या मुर्दार पर्वत श्रेणी है। लेकिन अरावली एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कैसा? अवशिष्ट पर्वत। अरावली एक प्रकार की अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। अवशिष्ट अवशिष्ट पर्वत श्रेणी। अवशिष्ट पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं? जो जिस पर्वत श्रेणी पे अपर्दन अपक्षयण होने से उसका जो शेष भाग बचता है उसी को क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत श्रेणी। तो अरावली कैसी है? एक प्रकार की अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। दूसरा, अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? वलित पर्वत श्रेणी है या मुर्दार पर्वत श्रेणी है। ठीक, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। यह गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक फैली है। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। ठीक है, अरावली का लंबाई 800 किलोमीटर है। अब देखिए, अरावली की एक ऊंची चोटी है। अरावली की क्या है? एक ऊंची चोटी। अरावली में यहाँ पे एक ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है? गुरु शिखर। इसका नाम है गुरु शिखर। इसका नाम है गुरु शिखर। इस चोटी का नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। 1722 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर। यहीं पे एक पर्वत श्रेणी और पाई जाती है जिसे कई टीचर चाहे कई किताबों में दिया है कि ये सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ऊंची चोटी नहीं है। यहाँ पे एक श्रेणी पाई जाती है माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू। माउंट आबू। माउंट आबू एक श्रेणी है और इसी पे स्थित है गुरु शिखर। ठीक है, इसी पे स्थित है गुरु शिखर। एक दर्रे गोरन घाट दर्रा है जो इसे अलग कर देता है। यहाँ पे कौन सा है? गोरन घाट दर्रा, वो इसे अलग कर देता है। तो माउंट आबू एक श्रेणी है। ठीक है, एक श्रेणी है। इसकी ऊंचाई 1220 मीटर है। 1220 मीटर। और गुरु शिखर की ऊंचाई क्या है? 1722 मीटर। तो माउंट आबू सबसे ऊंची श्रेणी नहीं है, इसकी सबसे ऊंची श्रेणी गुरु शिखर है। ठीक है, इसी माउंट आबू श्रेणी पर, माउंट आबू जो श्रेणी है, यहीं पे जैन धर्म के लोगों का एक प्रसिद्ध मंदिर है। उसके कहते हैं दिलवाड़ा। उसे कहते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू पर। माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है जो गुरु शिखर के पास ही है और ये अरावली श्रेणी में है। ठीक है, अरावली श्रेणी में। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। ठीक, अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? तो देखिए, अरावली के पश्चिम में यहाँ पे ये पूरा मरुस्थल फैला हुआ है, रेगिस्तान। ठीक है, बालू ही बालू है यहाँ पे। तो अरावली के पश्चिम में जो रेगिस्तान फैला है इसको क्या कहा जाता है? थार का मरुस्थल। कौन है? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में, अरावली के पश्चिम में। इसका मुख्य विस्तार कहाँ है? राजस्थान में, लेकिन इसका पश्चिमी विस्तार गुजरात में भी पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, ऊपर हरियाणा पंजाब में भी पाया जाता है। तो अरावली के पश्चिम में क्या है? थार का मरुस्थल है। ठीक, अब ये देखिए, अरावली के पश्चिम में आपको थार का मरुस्थल मिलेगा। तो मरुस्थल किसे कहते हैं? मरुस्थल क्षेत्र किसे कहते हैं? इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक, तो देखिए, अरावली, अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में क्या है? थार मरुस्थल।
अरावली के पश्चिम में थार मरुस्थल। मरुस्थल उसे कहते हैं जहां पर 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, कम वर्षा हो, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मरुस्थल। जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो उस क्षेत्र को मरुस्थल कहा जाता है। और मरुस्थल जरूरी नहीं है कि केवल बालू वाले क्षेत्र को ही मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है। ठंडे क्षेत्र में भी मरुस्थल पाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ भारत में लद्दाख राज्य है, ऊपर यहाँ मैप में देखिए, ये पूरा लद्दाख राज्य है। यहाँ पे भी, ठीक है, लद्दाख का मरुस्थल पाया जाता है। कौन सा? लद्दाख का मरुस्थल। ये ठंडा मरुस्थल है, यहाँ पे पाया जाता है लद्दाख। लद्दाख मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है? लद्दाख में। तो ठंडा मरुस्थल है। और थार का मरुस्थल गर्म मरुस्थल है। लद्दाख में ठंड पड़ेगी और थार के मरुस्थल में गर्मी, तो गर्म मरुस्थल है। तो मरुस्थल जरूरी नहीं कि केवल गर्म क्षेत्र में और बालू वाले क्षेत्र में ही पाए जाए, ठीक है। मरुस्थल ठंडे क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों पे भी पाए जाते हैं। मरुस्थल का संबंध है वर्षा से। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वहां मरुस्थल पाए जाएंगे, ठीक है। और वहां पे पेड़ पौधों का विकास उस तरह से नहीं होगा जैसे मैदानी क्षेत्रों में होगा, ठीक। तो यह है थार का मरुस्थल। कहाँ है? अरावली के पश्चिम में। अरावली के पश्चिम में है थार का मरुस्थल। अब देखिए, अरावली के पश्चिम थार का मरुस्थल है और थार के मरुस्थल 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अरावली के पूर्व में, अरावली के पूर्व में, ठीक है, क्या है? मेवाड़ का पठार। पूर्व में मेवाड़ का पठार है, मेवाड़ का पठार, ठीक है, मेवाड़ का पठार जो अरावली को मध्य भूमि क्षेत्र से अलग करता है। मध्य भूमि या उच्च भूमि क्षेत्र से अलग करता है। अलग करता है। अरावली के पूर्व में वर्षा कितनी होती है? अरावली के पूर्व में वर्षा अधिक, ठीक। और अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में वर्षा क्या होगी? अरावली के पश्चिम में वर्षा कम। तो अरावली के पश्चिम में वर्षा कम, अरावली के पूर्व में वर्षा अधिक होता है, ठीक है। अब देखिए, ये अरावली के बारे में हो गया। देखिए, अरावली जो पर्वत श्रेणी है, तो यहीं पे अरावली है। यह है अरावली श्रेणी, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलती है। अरावली पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलती है। यहां से एक नदी निकलती है जो जाकर यहाँ पे खत्म हो जाती है, कच्छ के रण में खत्म हो जाती है। ये गुजरात का कच्छ क्षेत्र है। कौन सा है? कच्छ। यहाँ पे दलदलीय रण है, मतलब दलदलीय क्षेत्र, इसीलिए इसे कहा जाता है कच्छ का रण, कच्छ का रण क्षेत्र, ठीक है। तो अरावली से एक नदी निकलती है, लूनी। कौन सी नदी है? लूनी। लूनी नदी निकलती है जो थार के मरुस्थल से प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है। किसी जलीय क्षेत्र में नहीं मिलती है, कच्छ के रण में, दलदली क्षेत्र में समाप्त हो जाती है। इसीलिए लूनी नदी को, ठीक है, लूनी नदी को अंत स्थलीय नदी कहा जाता है। अंत स्थलीय नदी, ये एक अंत स्थलीय नदी है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, वहां से नीचे नीचे प्रवाहित होकर जाकर समुद्र में मिल जाती है, ठीक। ये किसी समुद्री क्षेत्र में जाकर नहीं मिलती है। तो लूनी नदी अरावली श्रेणी से निकलती है, थार के मरुस्थल होते हुए पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, ठीक। और यहीं से अरावली श्रेणी से एक बनास नदी निकलती है, ठीक है। अरावली से एक इधर पूर्व की तरफ जाने वाली बनास नदी निकलती है जो आगे जाके चंबल से मिल जाती है। ये कौन सी नदी है? बनास। और ये किससे मिल जाती है? चंबल से,
चंबल की सहायक नदी है। तो अरावली से दो नदी, एक पूर्व की तरफ बनास और पश्चिम की तरफ लूनी नदी। लूनी जाकर कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, बनास चंबल में जाके मिल जाती है। ठीक है, लूनी को अंतःस्थलीय नदी भी कहा जाता है। ठीक, और अरावली के पूर्व में, ये पूर्व क्षेत्र हुआ, अरावली के पूर्व में वर्षा क्या होता है, वर्षा अधिक होता है। अरावली के यहीं पे पश्चिम में, अरावली के इधर पश्चिम में वर्षा क्या होती है, वर्षा कम होता है। ये थार का मरुस्थल क्षेत्र है। ठीक, तो अरावली के बारे में इतना। अब यहीं पे देखिए, अभी थोड़े दिन पहले न्यूज में आया था, अरावली को काटने के लिए परमिशन दे दिया गया था कि अरावली में खनन किया जा सकता है, काट के इसे छोटा किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। तो अरावली पर्वत श्रेणी में अगर खनन होता, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी में अगर यही पे खनन होता तो ये पर्वत श्रेणी यहाँ से समाप्त हो जाती और ये थार का मरुस्थल का विकास इधर के तरफ दिल्ली, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इधर तक थार के मरुस्थल का विस्तार हो जाता। ये थार मरुस्थल का विस्तार किधर हो जाता, पश्चिम की तरफ, नहीं पूर्व की तरफ, थार के मरुस्थल का पूर्व की तरफ विस्तार हो जाता। अभी अरावली पर्वत श्रेणी के होने से क्या है, इस मरुस्थल का विकास या विस्तार पूर्व की तरफ नहीं हो पाता, अरावली पर्वत श्रेणी से रुक जाता है। अगर वही नहीं रहती ना तो आज तक ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा वरियाणा में भी थार का मरुस्थल का विकास हो गया, विस्तार हो गया होता, और आज ये क्षेत्र भी रेगिस्तान क्षेत्र बन जाते हैं। ठीक है, देखिए ये राजस्थान और अरावली का विस्तार यहां से लेकर पूरा ऐसे यहां तक है, फैला हुआ है दिल्ली तक, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक, और ये ऐसे फैली हुई श्रेणी है। ठीक, अगर ये पूरा थार का मरुस्थल है, कौन सा थार का मरुस्थल, अगर ये अरावली श्रेणी कट जाती तो इस थार का मरुस्थल का विस्तार इधर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इधर मध्य प्रदेश और ये वाला क्षेत्र पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाता। ठीक, तो इसीलिए लोगों ने विरोध किया कि नहीं, थार अरावली पर्वत श्रेणी में खनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर खनन होता तो ये सारी चोटियां यहाँ से समाप्त हो जाती और चोटियां समाप्त होती तो धीरे धीरे विस्तार हो जाता है। ठीक है, लेकिन नहीं हुआ, तो थार का मरुस्थल का विस्तार नहीं हो पाता है अरावली श्रेणी के वजह से। ठीक है, देखिए थार के मरुस्थल का जो खनन करने के लिए परमिशन दिया गया था, तो क्यों दिया गया था, यहाँ पे कई सारी खनिज तत्व मिलते हैं, यहाँ पे कई सारे खनिज मिलते हैं। यहाँ पे पाए जाने वाले खनिजों में जो मतलब पाया जाता है, जिसका खनन किया जाता है, उसमें क्या क्या होता है, ये चीज देखिए। यहाँ पे ज्यादातर आपको ना तांबा, सीसा, जास्ता, अभ्रक, चूना, ये सारी चीजें मिलती हैं। जैसे में तांबा भी यहाँ मिलेगा, सीसा भी मिलेगा, अभ्रक, ये अभ्रक मिलेगा, संगमरमर पत्थर मिलता है, संगमरमर पत्थर मिलता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे चूना पत्थर मिलता है, चूना पत्थर मिलता है, और इन सबको खनन किया जाता है यहाँ से, इस क्षेत्र से, तांबा, सीसा, अभ्रक, संगमरमर। दूसरा चीज, यहाँ से जो पत्थर पाए जाते हैं ना, यहाँ के पत्थरों को तोड़कर और वो अलग अलग कंपनियों में ले जाके सीमेंट वेमेंट बनाया जाता है। तो ये सारे खनिज तत्व भी यहाँ पाए जाते हैं, तांबा, सीसा, और कुछ क्षेत्रों में अभी भी खनन होता है। कितनी चोटियों का तो वहां पे खनन करके लोग गायब कर दिए, पता ही नहीं चला वो कहाँ गई, आज विलुप्त हो गई है, बिना किसी के परमिशन के, बिना सरकार के जाने। लेकिन ऐसा थोड़े हो सकता है कि सरकार न जानती हो, सरकार तो सब कुछ जानती है। बड़े बड़े माफिया हैं जो यहाँ पे कई सारी चोटियां गायब कर दी है खनन करके।
ये मैटर तो ज्यादा हाईलाइट हो गया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की वजह से, नहीं तो खनन यहाँ आज भी जारी है। तो देखिए आज यहाँ पे हम अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में देख लिए। अरावली पर्वत श्रेणी हो गया, इसके बाद से अगली श्रेणी कौन सी होगी? विंध्यन पर्वत श्रेणी। अगली श्रेणी क्या है? विंध्यन पर्वत श्रेणी। ठीक, तो विंध्यन पर्वत श्रेणी के बारे में कल देखते हैं।